हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अपनी पहली क्लासेस में आपने लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल को पढ़ा है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक बेसिक आइडिया सबसे पहले होना चाहिए कि वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट्स हमारे क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स में हम लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते थे। अगर वो आपको आइडिया है, अगर आपने चैप्टर नंबर 2 को पढ़ा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मैं आपको फटाफट से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसका दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो हम बात करते हैं अपने वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं कि कोई भी एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज हो रही हो हमारी। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कह रहे हैं कि अगर आपके सामने x लिखा हुआ है, तो अगर आप कहें कि x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसलिए हम इस x को कहेंगे कि ये हमारा एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू वेरी कर रही है, जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है। उसी तरीके से अगर हम कांस्टेंट्स की बात करें, तो सपोज मैंने आपके सामने लिखा 2 लिखा, 3 लिखा, 10 लिखा, तो ये जो मेरी वैल्यूज लिखी हुई हैं ये फिक्स वैल्यूज हैं। 2 को आप हमेशा 2 ही बोलेंगे, तो ये मेरे कांस्टेंट्स हो गए। ये सब मैंने आपको बताया था अपने पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में। तो इसको हम बोलते हैं अपना वेरिएबल और इसको हम बोलते हैं अपना कांस्टेंट। अब वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलाकर जो एक्सप्रेशन हमारा बनता है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम अपना बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में क्या है, किस तरीके से आप उसको लिखते हैं, जैसे आपने लिखा सपोज एक कांस्टेंट आपका 2 है, इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दी किसी एक वेरिएबल x की। उसी तरीके से आपने लिखा कि हमारा कोई कांस्टेंट 3 है, तो ये आपने लिख दिया जिसको हम कह रहे हैं सपोज 2x + 3। तो ये मेरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया जिसको हमने लिखा वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स की हेल्प से। यानी कि यहाँ पर हमारा कांस्टेंट्स इनटू कांस्टेंट्स आ सकता है, वेरिएबल्स इनटू वेरिएबल्स आ सकता है, वेरिएबल्स इनटू कांस्टेंट जैसी टर्म्स आ सकती हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपका लिखा है 2 * x, तो ये 2 क्या है आपका कांस्टेंट है, x आपका क्या है, एक वेरिएबल है। जैसे यहाँ पर आपका लिखा है 3 लिखा है, तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का मतलब 3 * 1 भी तो हो गया, यानी कि कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट हो गया। अब आप कहेंगे जी वेरिएबल इनटू वेरिएबल क्यों लिखा आपने, क्योंकि इसी तरह के भी हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। सपोज मैंने आपके सामने लिखा अगर x² + 4 मैंने आपके सामने लिखा, तो ये x² आपका क्या है, ये आपका x * x ही तो है। यानी कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो खैर, पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है जिसमें हमारी जो टर्म्स आ रही हैं वो टर्म्स किस तरह की होती हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमारी टर्म्स होती हैं। इस तरह के एक्सप्रेशन को हम अपना बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हर एक वेरिएबल की जो पावर है या जो एक्सपोनेंट है, अगर वो एक होल नंबर है, तभी हम कहेंगे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेरा एक पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे अगर आपके सामने मैंने लिखा 2x + 3 = या 2x + 3 मैंने खाली सपोज आपके सामने लिखा, तो अगर आप यहाँ पर देखें जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल आपका क्या है, यहाँ पर x है, x की पावर कितनी है, x की पावर 1 है, यानी कि एक होल नंबर है, तो हम कहेंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेरा एक पॉलिनोमियल है। उसी तरीके से अगर आपके सामने सपोज लिखा है x² + 2x + 4, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि x * x लिखा है, वेरिएबल इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप इस वेरिएबल की देखें पावर कितनी है, 2 होल नंबर है, यहाँ पर अगर इस x को देखें पावर कितनी है, 1 होल नंबर है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी मेरा एक पॉलिनोमियल है। ये डिस्कशन हमने डिटेल डिस्कशन अपना किया था चैप्टर नंबर 2 में। अगर आपने उसको पहले गो थ्रू नहीं किया है तो उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को आप कंटिन्यू करिएगा। अब ये हमें क्लियर हो गया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ये हमें क्लियर है। उसके बाद जब हमने वहां पर पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, तो वहां पर हमने ये भी देखा था कि पॉलिनोमियल्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो वहां पर हमने पॉलिनोमियल्स को डिफाइन किया था बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, बेस्ड ऑन द डिग्री। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स हमने कहा था कि मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है। और बेस्ड ऑन डिग्री हमने कहा था कि अगर उस पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स की अगर मेरी जो मैक्सिमम डिग्री है, जो मैक्सिमम पावर है, उसको हम डिग्री बोलते हैं। जो डिग्री है वो हमारी 1 है, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है यानी कि हाईएस्ट पावर, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड सो ऑन। अब सपोज अगर आपने यहाँ पर लिखा कि x + 2, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें जो आपका वेरिएबल है ये x, इसकी पावर कितनी है, 1, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो गई, इसकी डिग्री 1 हो गई, तो ये हमारा क्या हो गया, एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरीके से अगर आपके सामने लिखा है सपोज x³ + 3x² + 4 लिखा हुआ है अगर आपके सामने, यहाँ पर अगर आप देखें इसमें x की पावर कितनी है, 3, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2, और यहाँ पर हमारा x है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर आपकी 3 है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो गई वो 3 हो गई। और
जो भी x की पावर है वो भी आपके होल नंबर है। इसका मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेरा पॉलिनोमियल भी होगा और जो हाईएस्ट पावर वो मेरी 3 है, तो इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ये सब हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। अब इस चैप्टर में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस की खाली। तो लीनियर इक्वेशंस का मतलब हो गया कि हमारे सामने एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा एक साइड में इक्वेशन के, जिसमें कि जो x होगा उसकी मैक्सिमम पावर सिर्फ 1 होगी, इसके अलावा कुछ और नहीं होगी। क्वाड्रेटिक की बात नहीं करेंगे, क्यूबिक की बात नहीं करेंगे या किसी और पॉलिनोमियल जैसी टर्म्स की बात नहीं करेंगे, सिर्फ लीनियर की बात करनी है। इनकी जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं उन वेरिएबल्स की जो पावर है वो 1 है। ये ध्यान रख लीजिए सबसे पहले, आप बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है। इसका मतलब जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे अपने पॉलिनोमियल्स इस चैप्टर में वो किस तरह के होंगे, जो भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे इस चैप्टर में तो वो किस तरह के आपके होंगे, वो इस तरह के होंगे। सपोज आपके सामने लिखा हुआ है x + 4, x - 4, x + √2y, इस तरह की चीजें हमारी होंगी। यानी कि अगर कहीं पर भी हमारा वेरिएबल आ रहा है तो उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, ये जो पावर आपकी होगी वो सिर्फ 1 ही होगी। अब बात ये आती है कि एक आपने लिखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक आपने पढ़ा पॉलिनोमियल और एक आप बोल रहे हैं इक्वेशन। क्या डिफरेंस है इसमें? देखिए बड़ा सिंपल है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें समझ में आ गया क्या होता है। ये जितने मैंने आपके सामने लिखे हैं ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। इनमें फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि इनमें वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा जिसमें कि वेरिएबल की जो पावर है, जो डिग्री है, वो मेरी एक होल नंबर होगी। अब अगर इसी पॉलिनोमियल को आप इक्वेट कर दें, सपोज किसी कांस्टेंट के इक्वल या किसी जीरो के इक्वल, कुछ भी आप इसके इक्वेट कर दें, कुछ भी। सपोज अगर आप कहें कि x + 4 आपने रखा इक्वल्स टू 0, इसका मतलब जैसे ही ये इक्वल टू साइन बीच में आपका आ गया तो ये जो पॉलिनोमियल आपका था ये आपका बन गया इक्वेशन। इक्वेशन देखिए, ध्यान से देखिए, इक्वेशन का मतलब क्या है, जब आप किसी को क्या मतलब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वल्स टू रख रहे हैं किसी चीज के, तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। तो x + 4 आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या एक पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर आपके सामने लिखा है x + 4 = 0 या = 4 या = 10, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली 0 ही हो। सपोज आपके सामने लिखा है x + 4 = 10, तो ये जो आपके सामने लिखी हुई है आप वैल्यू, ये आपकी है एक इक्वेशन। ठीक, तो अब हम इस चैप्टर में इसी तरह के सारे इक्वेशंस को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इससे पहले वाली क्लासेस में आप लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल्स पढ़कर आए हैं। वो किस तरह की आपकी होती है, जिसमें कि सिर्फ एक वेरिएबल होगा, x हो, y हो, a हो, b हो, u, v, d, जो भी है, सिर्फ एक ही तरह का वेरिएबल होना चाहिए। उस तरह की इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा x - 2 = 0। सबसे पहले ये देखिए क्या ये इक्वेशन है? हाँ, ये इक्वेशन है क्योंकि इसमें बीच में इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, इसलिए इक्वेशन है। इस इक्वेशन में जो भी आपके वेरिएबल्स हैं, जैसे आपका वेरिएबल क्या है, ये आपका एक x वेरिएबल है। इस x की जो पावर है क्या वो 1 है? हाँ, x की पावर 1 है। क्या इसके अलावा कोई और वेरिएबल इसमें है? नहीं, इसके अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब पावर भी 1 है। इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल वाला केस हो गया। और जो बीच में साइन लगा है वो इक्वल्स टू पे लगा हुआ है, तो हम इसको देखते कहेंगे कि ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। ठीक है, इस तरह के आप बहुत सारे इक्वेशंस लिख सकते हैं। सपोज अगर आप कहें √2u - 6 प्लस या इक्वल्स टू 0, सपोज आपने ये लिखा, ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √2u = 6 भी लिख सकते हैं। आप 6 को राइट साइड पर ले गए। ठीक, तो ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। पॉलिनोमियल्स में जब मैंने आपको बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल्स को या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को आप कैसे लिखते हैं, तो वहां पर मैंने आपको एक जनरल टर्म भी बताई थी। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल था उसकी जनरल टर्म मैंने आपको बताई थी, वो होती है ax + b। क्वाड्रेटिक की होती है ax² + bx + c। क्यूबिक की होती है ax³ + bx² + cx + d। इस तरह से आपकी मल्टीपल हो सकती है टर्म्स, अगर आप आगे भी चलेंगे तो। अब अगर इसी लीनियर पॉलिनोमियल को, लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि
ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे यहाँ पर, या ए और बी हमारे रियल नंबर हैं, और ए कभी भी जीरो नहीं होगा, ये भी हमने बताया था वहां पर, क्योंकि अगर यहाँ पर ए जीरो हो जाएगा तो ये पूरी टर्म ही खत्म हो जाएगी, और अगर ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी तो सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, तो वो तो एक वेरिएबल, उसमें तो वेरिएबल ही नहीं बचा ना, तो वेरिएबल ही नहीं बचा तो इसका मतलब वो एक लीनियर पॉलिनोमियल भी नहीं हुआ मेरा। तो अब अगर इसी लीनियर पॉलिनोमियल को मैं इक्वेट कर दूं जीरो के इक्वल, तो ये मेरी क्या हो गई, दिस इज माय लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये जनरल इक्वेशन है, ये जनरल लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए इसको, ठीक। और कुछ नया नहीं बढ़ रहे हैं, सब कुछ लीनियर पॉलिनोमियल से उठ के आ रहा है, बस बीच में इक्वल टू साइन लगाया और इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, ठीक। अब इसको अगर आप इससे कंपेयर करें तो एक ही तो बात लिखी है, देखिए आपने यहां पर लिखा सपोज √2u - 6 इक्वल टू 0 लिखा। अब अगर आप इसको कंपेयर करें ax + b इक्वल टू 0 से, अगर कंपेयर करें तो इस x की जगह तो यहां पर वेरिएबल u आ गया, यानी कि x की जगह तो u आ गया, जो a की वैल्यू आपकी हो गई वो आपकी हो गई √2, और जो आपकी b की वैल्यू हो गई वो आपकी हो गई -6, ठीक। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इसको पहले दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए कि जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में होती है, हालांकि आप पढ़ के आ चुके हैं, उसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो ax + b = 0 होती है। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर इस तरह की मेरी कोई लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में है तो उसको सोल्व कैसे करें, तो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। क्या होता है सॉल्यूशन, जैसे अगर जनरल इक्वेशन है ax + b = 0, इसको अब आपको सोल्व करना है, इसका मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको क्या निकालना है, इसको अगर सोल्व करना है हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसका मतलब हमें क्या करना है कि जो भी वेरिएबल दिया हुआ है हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि जैसे इसमें वेरिएबल x है तो हमें इस x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू क्या है, या मैं ये भी कह सकता हूं कि x की वैल्यू क्या है, मैं भी कह सकता हूं कि उसका रूट क्या है, तो रूट भी बोलते हैं उसको, सॉल्यूशन भी बोलते हैं, वैल्यू भी बोलते हैं, तो एक ही मतलब होता है इन सारी चीजों का, ठीक। कि अगर आपसे कोई पूछे कि इस इक्वेशन के रूट्स निकालिए या इसको सोल्व करिए, तो इसका मतलब फाइनली आपको क्या करना है कि x की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब इसको सोल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका होता है कि ये आपने लिखा ax, b को आप राइट साइड पर ले जाइए, ये आपका हो गया ax = -b, और x की आपकी वैल्यू क्या आ गई, x की आपकी वैल्यू आ गई -b/a। इसका मतलब आप सीधा सीधा कहेंगे कि -b/a इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ax + b = 0, या आप ये भी बोल सकते हैं कि x = -b/a इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अब अगर आपके सामने हम कुछ एग्जांपल्स लें, सपोज मैंने लिखा कि x - 4 = 0, x की वैल्यू निकालिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 4 को राइट हैंड साइड पर ले जाओ तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, इसका मतलब x = 4 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, या x = 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। जब आपने इस x की वैल्यू को निकाल दिया, क्या x की कोई और वैल्यू भी आ सकती है क्या इसमें, क्या जो आपने रूट निकाला है इसका, क्या x की कोई और वैल्यूज भी हो सकती है क्या। सपोज कोई और एग्जांपल लीजिए, आपने लिखा सपोज x + 3 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपकी आ गई -3, क्या -3 के अलावा कोई और वैल्यू हो सकती है क्या, या अभी आपने लिखा था सपोज √2, अभी आपने लिखा था √2t - 6 = 0, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, √2t = 6, या आपकी t की वैल्यू कितनी आ गई, 6/√2, इसके अलावा कोई और वैल्यू भी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, ठीक है, नहीं हो सकती। अगर आपके सामने कोई लीनियर इक्वेशन दी है तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा, जो रूट आएगा वो एक ही होगा, इसलिए हम कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। तो यूनिक सॉल्यूशन, और हमने जो क्वेश्चन मार्क यहां लगाया तो हम कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब सिंगल सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा इसका, मल्टीपल सॉल्यूशंस नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जो एक वेरिएबल दिया है उसकी मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है वहां पर, नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता, सिंगल वैल्यू आएगी हमेशा, कोई भी लीनियर इक्वेशन आपके सामने हो, ठीक है। अब जब आपकी वो एक यूनिक वैल्यू आ गई, इसका मतलब आप उसको इजीली एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, वो आपको आता ही है, आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा है। अब सपोज ये आपका एग्जांपल है कि x की वैल्यू 4 आ गई, अगर आपसे कोई रेट तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो तो आप कहेंगे लेट्स सपोज दिस इज 0 1 2 3
तो आप सीधा सीधा करेंगे ये लीजिए, ये हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। क्योंकि अगर सॉल्यूशन यूनिक है, अगर एक ही सॉल्यूशन आ रहा है तो वो तो इजी हो गया ना आपके लिए नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना। मेरे ख्याल से ये जितना पार्ट अभी तक हमने डिस्कस किया है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, आगे बढ़ने के लिए इतना पहले क्लियर होना बिल्कुल जरूरी था। देखो मैंने आपसे अभी क्या बताया कि जो हमारी लीनियर इक्वेशंस होती हैं वन वेरिएबल्स में, वो एक्चुअली में हमारे लीनियर पॉलिनोमियल ही होता है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या था, जिसमें कि हमारी टर्म्स थी, उन टर्म्स में वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स थे, और जो उसके जनरल टर्म जनरल एक्सप्रेशन होता है वो था ax + b। लीनियर इक्वेशन के लिए आपने क्या किया, उसको इक्वेट कर दिया 0 के इक्वल, ये बन गई मेरी इक्वेशन। अब फिर हमने कहा कि जो भी हमारी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन ही आता है, मतलब जो भी उसमें वेरिएबल दिया हुआ है आपको, चाहे वो x हो, y हो, a b c कुछ भी हो, उसकी हमेशा एक यूनिक वैल्यू आएगी। और अगर एक यूनिक वैल्यू आएगी तो आपके लिए बहुत इजी है उस यूनिक वैल्यू को अपनी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। इतनी हमने सिर्फ अभी तक बात की है, ठीक है। अब इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब हम चलते हैं अपना लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पर, कि टू वेरिएबल्स की इक्वेशंस हमारी कैसी हुई। तो जब वन वेरिएबल की आपको पता है तो टू वेरिएबल की भी आपको बिल्कुल सिंपल आप बना सकते हैं। क्या कहेंगे, अगर हम कह रहे हैं कि दो वेरिएबल्स में हमें बनानी है, देखिए है हमारी लीनियर इक्वेशन ही, ध्यान रखिएगा है हमारी लीनियर इक्वेशन ही, लेकिन वेरिएबल्स हमारे टू आ गए। अब सपोज मैं कह रहा हूं दो वेरिएबल्स आ गए, लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल x ले लिया और लेट सपोज एक मैंने वेरिएबल y ले लिया। इनसे आपको एक इक्वेशन बनानी है, तो सपोज आपने कहा कि लेट सपोज x + y = 0। क्या है मेरी इक्वेशन है? हाँ इक्वेशन है, क्योंकि बीच में + का साइन है। क्या दो वेरिएबल्स हैं? हाँ दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। लीनियर है? हाँ दोनों लीनियर हैं। क्यों? क्योंकि x की जो पावर है वो यहाँ पर भी 1 है, जो y की पावर है वो भी 1 है, दोनों की पावर 1 है, इसलिए लीनियर भी है। मतलब ऐसा मैंने नहीं लिखा कि यहाँ पर मैं लिख दूं x² + y = 0, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा ना, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये लीनियर नहीं है। ये लीनियर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो आपका वेरिएबल x है उसकी पावर आपकी 2 है, ये क्वाड्रेटिक वाली टर्म हो गई आपकी। तो हम लीनियर की बात कर रहे हैं। लीनियर यानी कि जहां पर जो भी वेरिएबल्स आपके हैं उनकी पावर 1 होगी, इसके अलावा कोई और पावर नहीं होगी। अगर आपके सामने लिखा है √x + y = 4, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं कहेंगे आप इसको, क्योंकि यहाँ पर x की पावर आपकी क्या है 1/2 है, क्योंकि बाहर रूट का साइन लगा हुआ है ना। ठीक, चलिए तो अभी हमने ये कहा बिल्कुल सिंपल टर्म्स में कि अगर हमारे सामने कोई भी दो वेरिएबल्स हैं x और y, अगर सपोज हमने उसको ऐड करके और = 0 लिख दिया तो ये मेरी एक लीनियर इक्वेशन हो गई टू वेरिएबल्स में। यहां तक तो कोई डाउट है नहीं आपको। अब सबसे पहले हम इसकी जनरल टर्म अगर बनाएं तो जनरल टर्म कैसे बनाएंगे? मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने अभी आपसे कहा कि आपको लीनियर इक्वेशन लिखनी है, तो सबसे पहले आप एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखिए ना जिसमें दो वेरिएबल्स हो। क्या बताया था मैंने आपको कि या तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट आएंगे, या वेरिएबल इनटू कांस्टेंट आएंगे, या वेरिएबल इनटू वेरिएबल आएगा। ये तो हो सकता है खाली। मैं आपसे बोल रहा हूं कि सपोज आप लिखिए 2 × x, सपोज मैंने लिखा 2 क्या है कांस्टेंट है, x क्या है वेरिएबल है। एक सपोज मैंने लिखा 3 × y, ये भी क्या है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और सपोज मैंने लिख दिया = 0। तो ये मेरी क्या बनी एक्चुअली में 2x + 3y = 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 है। या मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 2x + 3y = 5। ये भी दो वेरिएबल्स में इक्वेशन है। जरूरी नहीं है ना कि = 0 ही रखें, हम इक्वल्स में कुछ भी रख सकते हैं, हम इक्वल्स में कुछ भी रख सकते हैं। बस यहाँ पर आपको क्या करना है कि इक्वेशन लीनियर होनी चाहिए, उसके लिए पावर 1 होनी चाहिए और दो वेरिएबल्स लेने चाहिए। आप कोई भी दो वेरिएबल्स ले लीजिए, जैसे आपने यहाँ पर x और y लिया, आप ये भी ले सकते हैं। सपोज आपने कहा कि 1.5t + 3u = 19, ये भी आपकी एक लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स में। यहाँ पर आपके दो वेरिएबल्स क्या है, एक वेरिएबल आपका t है, एक वेरिएबल आपका u है। 1.5 क्या है कांस्टेंट है, 3 क्या है कांस्टेंट है, ये भी आपका एक कांस्टेंट है। ठीक, तो अब आप अगर इसको जनरलाइज बनाकर देखें तो हमने कहा था कि अगर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में है और लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का जो जनरल टर्म थी या जो जनरल इक्वेशन थी
वो थी ax प्लस b इक्वल्स टू 0। अब यहां पर आपका एक वेरिएबल और आ गया ना, आप इसको ये भी तो कह सकते हैं कि अगर मैं यहां पर कर दूं ax प्लस, सपोज मैंने कहा by और प्लस c इक्वल्स टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में नहीं होगी? क्योंकि दो वेरिएबल्स आ गए आपके, एक वेरिएबल x आ गया, एक वेरिएबल y आ गया। a b c ये मेरे कांस्टेंट्स हैं या मेरे रियल नंबर्स हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, यहां पर a भी 0 नहीं होना चाहिए, b भी 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी एक 0 हो गया, अगर सपोज आपका a 0 हो गया, तो ये खाली क्या बचा, by प्लस c बचा, यानी कि तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में आ गई। या b 0 हो गया तो क्या बचेगा, ax प्लस c बचेगा, वो भी फिर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में आ गई। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में होने के लिए जो भी उसके कोएफिशिएंट्स हैं वो हमारे 0 नहीं होने चाहिए, तभी वो इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कही जाएगी, अदरवाइज नहीं कही जाएगी। ठीक है, अब आप ये देखिए, इसका मतलब जितनी भी हमने इक्वेशंस लिखी हैं ये सब मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, ax प्लस by प्लस c फॉर्म में। सपोज आपने कहा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है, अगर इसकी हम बात कर रहे हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 लिखा है। अब आपको इसको लिखना है, सपोज दोबारा लिख लेते हैं इसको, सपोज आपके सामने लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 लिखा है। जनरल इक्वेशन क्या हुई, जनरल इक्वेशन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको इसके फॉर्म में लिखिए, तो इसको इसके फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको राइट हैंड साइड पर 0 करना पड़ेगा, यानी कि राइट हैंड साइड पर अगर कुछ भी दिया हुआ है तो उसको सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि ठीक है 5 को इधर ले आओ, 5 को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड पर, तो आप क्या करेंगे 2x प्लस 3y और 5 को आप इधर ले आए, तो -5 इक्वल्स टू 0 बन गई ना उसी फॉर्म की। ये हो गया ax by और c इसी फॉर्म का हो गया। याद रखिएगा, कोई भी अगर आपके सामने लीनियर इक्वेशन है, उस लीनियर इक्वेशन में अगर आप दोनों तरफ कुछ भी ऐड करते हैं, दोनों तरफ कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों तरफ किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ किसी भी चीज से डिवाइड करते हैं, इक्वेशन हमारी सेम रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं आता। जैसे आपने कहा कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है, मैं ये भी तो कह सकता हूं कि दोनों तरफ से ना 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों तरफ 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो क्या हुआ 2x प्लस 3y माइनस 5 हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे क्या हुआ 5 माइनस 5 हो जाएगा, तो 5 माइनस 5 कितना होगा 0, ये क्या होगा 2x प्लस 3y माइनस 5। अब अगर इसको आप कंपेयर करें इससे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करें, कंपेयर करते हुए साइन को साथ में रखेंगे, साइन को छोड़ना नहीं है, खाली वैल्यू मत उठा लेना, साइन के साथ उठानी है वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या हो गई 2, b की वैल्यू क्या हो गई 3, दोनों प्लस प्लस है इसलिए मैंने नहीं कहा, और c की वैल्यू क्या हो गई -5। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि a की वैल्यू आपकी 2 हो गई, b की वैल्यू आपकी 3 हो गई और c की वैल्यू आपकी हो गई -5। मेरे ख्याल से भी क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक, कि लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो हमारी क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 होती है। ठीक, कैसे लिखते हैं इक्वेशंस को ये भी हमें क्लियर हो गया। अगर हमारे सामने रैंडमली कोई इक्वेशन दे दे और हम आपसे पूछ लें कि बताओ ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में है या नहीं है, तो हम उसको इजीली बता देंगे। अब मेरा क्वेश्चन आपसे एक ये है, सपोज मैं आपसे बोल रहा हूं कि बताइए x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? तो आप कहेंगे कि सर यहां तो सिर्फ एक वेरिएबल है x, तो ये मेरी सीधी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। बिल्कुल सही आंसर आपका है, लेकिन क्या मैं इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में लिख सकता हूं? क्या मैं इसी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कन्वर्ट कर सकता हूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में? तो देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, x प्लस मैंने कहा 0 इंटू वाई और -3 ऐसे लिख दिया, x एज इट इज लिख दिया, बस मैंने इसमें एक टर्म ऐड कर दी 0 इंटू वाई। 0 इंटू वाई क्या है, 0 इंटू वाई तो 0 है, तो ये बन गया x प्लस 0 इंटू वाई -3 इक्वल्स टू 0।
अब यहाँ पर एक वेरिएबल आपका x आ गया, एक वेरिएबल आपका y आ गया, यानी कि दो वेरिएबल्स आपके हो गए। इसका मतलब अगर आपको लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल दी है और आपसे कोई कहता है कि इसको कन्वर्ट करके लिखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, तो दिस इज द वे टू कन्वर्ट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इनटू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं, इसी कांसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं अगर हम। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जैसे हमारी होती है कि जो हमारी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में ही लिखी जाएंगी, तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को आप यूज करते कहां हैं? ठीक है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम्स दे रखी हैं जहां पर आपके पास अननोन क्वांटिटीज एक है, तो वहां पर आप लिखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपने लिख दिया। ठीक है, लेकिन अगर मेरी अननोन क्वांटिटीज दो हैं, एक से ज्यादा हैं, एक से ज्यादा मतलब दो हैं, तो अगर दो अननोन क्वांटिटीज हैं तो वहां पर हम हमेशा बनाते हैं तो अपनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब उसी के अकॉर्डिंग ये उसी के ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल आप पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है, इन अ वनडे इंटरनेशनल, ये आपका एनसीईआरटी का ही है, इन अ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका प्लेड इन नागपुर, टू इंडियन बैट्समैन, देखिए दो इंडियन बैट्समैन की बात कर रहा है, दो बैट्समैन है, टुगेदर स्कोर्ड 176 रन्स। दोनों ने एक साथ मिलके, मतलब दोनों खेल रहे थे, उन्होंने पार्टनरशिप करी और पार्टनरशिप में 176 रन्स बनाए। एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन। अब अलग अलग उन्होंने कितने रन बनाए ये हमें नहीं पता, अलग अलग उन्होंने कितने रन बनाए हमें ये नहीं पता, उन्होंने टोटल 176 रन्स बनाए हैं और इसको हमें अपना एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या हो गया कि इक्वल्स टू का साइन उसमें बीच में आना चाहिए। तो अब हमारे पास इसका मतलब दो बैट्समैन हैं, उन दोनों ने अपने अलग अलग कितने रन बनाए वो हमें नहीं पता, तो उनके जो इंडिविजुअल स्कोर है अगर हम उसका एज्यूम करें, लेट स्कोर मेड बाय बैट्समैन ए, कोई बैट्समैन ए है, कोई दो बैट्समैन है ना, लेट्स सपोज बैट्समैन ए है, उसने जो इंडिविजुअली स्कोर किया लेट्स सपोज वो x है। उसी तरीके से स्कोर मेड बाय लेट्स सपोज बैट्समैन बी, वो आपका सपोज है स्कोर है y, क्योंकि दोनों ही अननोन है, हमें नहीं पता। अब उसने कहा कि टुगेदर स्कोर्ड 176 रन, मतलब एक साथ अगर उनको ऐड करें तो 176 रन है। ऐड करने का मतलब क्या हो गया कि जितना भी स्कोर उन्होंने इंडिविजुअली बनाया है, अगर आप उस स्कोर को ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा, वो आपका आएगा 176। दिस इज द इक्वेशन। तो आपकी इक्वेशन होगी टू वेरिएबल्स में। अभी देखिए हम सिर्फ इक्वेशन को लिखना सीख रहे हैं कि किस तरीके से इक्वेशंस लिखी जाएंगी। अगर वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं तो किस तरीके से पहले इक्वेशंस को लिखना है। ठीक, सोल्व करना तो बड़ा इजी है, इनको सोल्व हो जाएंगी, जैसे आपने वन वेरिएबल में सोल्व की थी इसी तरीके से टू वेरिएबल्स में भी सोल्व हो जाएंगी। पहले आप लिखना सीख लीजिए। तो x स्कोर्ड बाय बैट्समैन ए, y स्कोर्ड बाय बैट्समैन बी, टोटल स्कोर यानी कि हमने उनको ऐड कर दिया और कितना इक्वल्स टू 176। तो इक्वेशन भी बन गई, दो वेरिएबल्स भी आ गए और लीनियर इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर लिखा है इसी तरह के और वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ अ लैपटॉप एंड अ मोबाइल फोन इज 60,000। टोटल कॉस्ट है, कितनी है टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट 60,000 है। किस किस की है? लैपटॉप की है और मोबाइल फोन की है। अलग अलग कॉस्ट मुझे नहीं पता कितनी है, कि लैपटॉप कितने का है, मोबाइल फोन कितने का है, लेकिन टोटल कॉस्ट इतनी है। तो वही कह रहा है कि एक लीनियर इक्वेशन लिखिए इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब आप क्या कहेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ लैपटॉप इक्वल्स टू x और लेट कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन इज y। दोनों की कॉस्ट x और y हो गई अलग अलग, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, x + y इक्वल्स टू 60,000। तो ये आपकी हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसी तरह से आगे का क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में। वो बोल रहा है आपसे कि कॉस्ट ऑफ वन पेन एंड दैट ऑफ वन पेंसिल इज कॉस्ट ऑफ वन पेन इज ₹x एंड दैट ऑफ वन पेंसिल इज ₹y। एक पेन की कॉस्ट x है, लिख दीजिए पहले। उसने क्या कहा आपसे कि कॉस्ट ऑफ वन पेन कितना हो गया, x। उसके बाद उसने क्या कहा कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल की कॉस्ट कितनी उसने कही आपसे, y के दी। आगे बोल रहा है कॉस्ट ऑफ टू पेन्स,
कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स, एक पेन की कॉस्ट x है, एक पेन की कॉस्ट 5 रुपए है, दो पेन की कॉस्ट कितनी हो गई 10 रुपए, तीन पेन की कॉस्ट कितनी हो गई 15 रुपए। तो आप सिंपली क्या कर देंगे, जितने पेन्स हैं मल्टीप्लाई तो करते जा रहे हैं ना, एक पेन की कॉस्ट से उतने टोटल पेन्स की कॉस्ट आ जाएगी आपकी। तो कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स टुगेदर, दो पेन है और 3 पेंसिल है, इज ₹18। दो पेन और 3 पेंसिल की कॉस्ट 18 रुपए है, टोटल उनकी कॉस्ट दे दी। तो कह रहा है लीनियर इक्वेशन लिखिए जो इस डेटा को सेटिस्फाई करेगा। तो ठीक है, एक पेन की कॉस्ट x है, तो दो पेन की कॉस्ट कितनी हो गई, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं ना, तो सो कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स, 2 पेन्स की कॉस्ट कितनी हो गई मेरी, एक पेन की कॉस्ट x है तो 2 पेन की कॉस्ट 2x हो गई ना। इसी तरीके से 3 पेंसिल्स, तो कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल्स कितनी हो गई, कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल्स, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है y है, तो 3 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो गई आपकी 3y हो गई। अब कह रहा है कि इनकी टुगेदर जो कॉस्ट है, किसकी, इन दोनों की जो टुगेदर कॉस्ट है वो कितनी आपकी दे रखी है उसने 18, यानी कि क्या कहेंगे, सो लीनियर इक्वेशन इज क्या बनी, सो लीनियर इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 18। ये आपकी लीनियर इक्वेशन, ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे सामने अगर वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं और हमारे से वो कह रहा है कि इनकी लीनियर इक्वेशन लिखिए 2 वेरिएबल्स में, तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए प्रैक्टिस इसलिए चल रही है क्योंकि ये नया टॉपिक है आपका 2 वेरिएबल्स वाला, तो थोड़ा सा दिमाग में सेट हो जाए कि किस तरीके से इक्वेशंस बनती हैं। ठीक, चलिए अभी हम देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एक एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी का ही है। इसमें उसने देखो क्या कहा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c equals to 0। क्या है ये जनरल फॉर्म है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म है। कह रहा है कि जितनी भी आपको दी हुई है इक्वेशंस आपको इस फॉर्म में लिखनी है और आपको बतानी है a b और c की वैल्यू क्या होगी हर एक केस में। तो सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल आपका है 2x plus 3y is equals to 4.37। 2x plus 3y equals to 4.37। क्या कर दो, 4.37 को पहले लेफ्ट साइड पर ले आओ क्योंकि राइट हैंड साइड पर आपको 0 रखना है। या मैं ये कहूं कि 4.37 लेस कर दो दोनों तरफ से, तो कितना हो गया 2x plus 3y minus 4.37 equals to 0 हो गया। अब आपको सीधा सीधा इसको कंपेयर करना है किससे, ax plus by plus c equals to 0 से इसको कंपेयर करना है। तो हम सीधा सीधा क्या कहेंगे कि a की वैल्यू कितनी हो गई 2, b की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3 और c की आपकी कितनी वैल्यू होगी -4.37। देखिए साइन को आप जरूर साथ में लेकर चलिए, साइन को नहीं छोड़ना है, यहाँ पर साइन छूट के गलतियां होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है x। अच्छा एक मैं आपको और बता देता हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी हमेशा वैल्यूज यही आएंगी a b और c की। ठीक, क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, देखिए अभी मैं अगर इस एग्जांपल को दोबारा करें, सपोज आपके सामने लिखा है 2x plus 3y equals to 4.37 लिखा है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी तक तो आप क्या कर रहे थे, जो राइट पर लिखा हुआ है उसको आप लेफ्ट पर लेकर आ रहे थे। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जो लेफ्ट पर लिखा है उसको राइट पर ले जाओ, यानी कि अगर इधर 2x प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, इधर प्लस का 3y है तो उधर का जाएगा तो माइनस 3y हो जाएगा, और उधर 4.37 प्लस का ही रहेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पर 0 हो जाएगा। तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना कि इधर 0 हो गया, उधर क्या बचा 4.37, 2x इधर गया तो -2x, 3y उधर गया तो माइनस का 3y। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है -2x -3y प्लस 4.37 इक्वल्स टू 0, ये भी लिखा जा सकता है। अब इसको अगर आप वापस से कंपेयर करेंगे ax plus by plus c से, तो क्या आएगा आपका, अब आपकी a की वैल्यू कितनी आएगी -2, b की वैल्यू कितनी हो गई -3 और c की आपकी वैल्यू कितनी हो गई प्लस का 4.37। तो चाहे आप ये लिख लें चाहे आप ये लिख लें, दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि आप एक्चुअली में क्या कर रहे हैं कि आपको जो भी इक्वेशन दी हुई है आपने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया।
मैंने तो आपसे कहा था अभी कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन दी हुई है और उसमें अगर आप दोनों तरफ सेम क्वांटिटी को ऐड कर दें, सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर दें, सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें, सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन सेम रहती है। तो ए बी सी की वैल्यू अकॉर्डिंगली जो भी आएगी वो आप लिख दें, वो दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा x माइनस 4 इक्वल्स टू √3y। तो करेंगे अब एक ही तरह से करेंगे, हम अननेसेसरी में माइनस से मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए घूम के कि जहां पर हमें माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है तो हम कर लें उसको। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करेंगे, जो राइट साइड पे लिखा हुआ है उसको लेफ्ट साइड पर ले आइए। तो कितना हो गया x माइनस 4, इसको इधर लाए तो कितना हो गया माइनस √3y, उधर क्या हो गया 0। फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले पहले, कि पहले एक वेरिएबल फिर दूसरा वेरिएबल फिर कांस्टेंट। तो एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल फिर कितना है आपका माइनस √3y और फिर √3y और फिर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। कर दीजिए कंपेयर, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करिए। a की वैल्यू कितनी हो गई 1, क्योंकि x अगर लिखा है तो इसका मतलब 1 into x ही तो है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू कितनी हो गई √3 या माइनस √3। b की वैल्यू आप लेंगे माइनस √3 क्योंकि साइन के साथ लेनी है, √3 विद माइनस साइन। और c की वैल्यू आपकी कितनी हो गई -4। c की आपकी वैल्यू कितनी हो गई -4। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं फटाफट से। 4 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3y। सीधा सीधा क्या करिए 4 को उधर ले जाइए तो लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ नहीं बचेगा। ऐसा मैं क्या लिख सकता हूं 5x माइनस 3y, इधर प्लस का 4 है उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये आपको पता है पहले से ही। a की वैल्यू कितनी हो गई 5, b की वैल्यू -3 क्योंकि साइन के साथ लेना है, और c की वैल्यू -4। तो देखो जो क्वेश्चन दिया है उसी के अकॉर्डिंग इसको लिख रहे हैं। उसके बाद आपका है 2x इक्वल्स टू y। तो 2x इक्वल्स टू y को कैसे लिखेंगे, आप सीधा सीधा क्या करेंगे 2x और -y इक्वल्स टू 0 हो गया। कांस्टेंट कोई है ही नहीं, या इसको मैं सीधा सीधा क्या कह सकता हूं कि 2x -y प्लस 0 इक्वल्स टू 0। प्लस 0 किस लिए लिखा मैंने, जिससे कि ये आपका ax ये by, जिससे कि मैं सीधा सीधा कंपेयर कर सकूं। ठीक, a की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2, b की वैल्यू आपकी कितनी हो गई ये 1 into y तो लिखा है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -1 और c की वैल्यू तो आपकी 0 है। तो हमने जो भी हमें इक्वेशंस दी हुई थी हमने उनको ax plus by plus c की फॉर्म इक्वल्स टू 0 फॉर्म में लिख लिया, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख के दिखाया था आपको। और फिर जो भी वैल्यूज थी abc की वो हमने कैलकुलेट कर ली। उसके बाद देखिए क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जो हमने अभी एग्जांपल में भी देखा था कि अगर आपको 1 वेरिएबल में दी हुई है कोई इक्वेशन, अगर आप उसको 2 वेरिएबल में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। तो अभी जैसे आपका लिखा हुआ है x इक्वल्स टू -5, या इसको आप क्या कर सकते हैं x प्लस 5 प्लस 0। ये तो 1 वेरिएबल में। 2 वेरिएबल्स में करने के लिए सिंपली क्या करिए एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दीजिए y, जिसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 है, यानी कि 0 into y और प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये भी क्या हो गई ax plus by plus c equals to 0 वाली फॉर्म बन गई, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म बन गई मेरी। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे y equals to 2 को, y equals to 2 कितना हो गया, ये सीधा सीधा आपका हो गया y minus 2 equals to 0। इसमें x वेरिएबल नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि आप x ही लें, लेकिन एक जनरल कन्वेंशन ही है कि जब भी पढ़ाया जाता है टॉपिक तो x और y जनरली लेते हैं। मैं आपसे नहीं कह रहा कि यहाँ पर आप 0 into x ही लगाइए साथ में इसके, कि 0 into x plus y minus 2 लिखें आप, जरूरी नहीं है। आप ये भी लिख सकते हैं कि यदि a plus y minus 2 equals to 0। आप लिख सकते हैं कि u plus y minus 2 equals to 0। आप कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, ये दोनों ही वेरिएबल्स हैं आपके, ठीक है, लेकिन आप बस इसके साथ क्या लगाइए 0 जरूर लगाइए, ठीक है, क्योंकि तभी ये बनेगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक, थर्ड क्या है आपका, थर्ड आपका है 2x equals to 3, यानी कि 2x minus 3 equals to 0। क्या करें 0 into y plus 2x minus 3 equals to 0, यानी कि 2x plus 0 into y minus 3 equals to 0। अगली इक्वेशन नेक्स्ट कर लीजिए फटाफट से, क्या है 5y equals to 2, यानी कि 5y minus 2 equals to 0। इसमें x नहीं है तो लिख लीजिए 0 into x plus 5y minus 2 equals to 0। तो इस तरीके से हमारे पास अगर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है तो उसको हम इजीली लिख सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। ठीक, चलिए अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं अपनी जो 4.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की। उसमें से लिखा था कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक
इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। देखिए कॉस्ट हमें अलग अलग नहीं पता, लेकिन उसने ये कहा कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन के। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, देखिए जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स को आप करें तो उसको पहले ना बार बार पढ़ें तभी वो क्लियर होगा। उसने लिखा कॉस्ट ऑफ नोटबुक, यहां पर लिखिए इसको कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज यानी कि इक्वल्स टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज यानी कि इक्वल्स टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ये तो लिखा है उसने कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो डबल है पेन की कॉस्ट से। यानी कि पेन अगर 10 रुपए का है तो नोटबुक 20 रुपए की है, ठीक है। अगर पेन मेरा 50 रुपए का है तो नोटबुक मेरी 100 रुपए की है। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंटिंग दिस स्टेटमेंट। उसने स्पेसिफाई भी किया कि नोटबुक की जो कॉस्ट है वो आप x ले लीजिए, जो पेन की कॉस्ट है वो आप y ले लीजिए। तो आपने क्या कहा कि अगर कॉस्ट ऑफ नोटबुक x है और कॉस्ट ऑफ पेन हमारी y है, तो ये तो हो गया x इक्वल्स टू 2y। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ गई आपकी। लेकिन आप जब भी लिखें तो जनरल फॉर्म में लिखते हैं। जनरल फॉर्म में क्या करेंगे आप इसको, या आपका हो गया x इक्वल्स टू 2y, या कितना हो गया x, y को इधर ले आइए -2y इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन या दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए लिखा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax by c इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c इन ईच केस। तो अभी हमने एग्जांपल में भी किया था, तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। फटाफट से इसको आप कर लीजिए। पहला आपका लिखा है 2x प्लस, मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं इसको, प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 और 5 के ऊपर आपका बार लगा हुआ है, यानी कि एक रिपीटिंग डेसिमल आपका ये है। तो क्या करेंगे, सीधा सीधा 2x प्लस 3y इधर ले आइए इसको, ये आपका हो गया -9.35 बार इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर दीजिए ax प्लस by प्लस c से, तो कंपेयर करेंगे तो कितना आपका आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई थी 2, a की वैल्यू आपकी कितनी हो गई इसमें 3, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू आपकी कितनी होगी -9.35 बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये तो डायरेक्टली आपको दिया हुआ है, इसको कंपेयर करिए ax प्लस dy प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करिए। ये कितना है आपका 1 into x से तो लिखा है, तो जो x का कोएफिशिएंट है वो आपका a हो गया, तो देखिए a की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1। जो आपका y का कोएफिशिएंट है वो आपका लिखा है -y/5, तो यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये आपका लिखा है -y/5, तो आपको देखना है कि y का कोएफिशिएंट क्या है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि -1/5 into y, एक ही तो बात है। तो जो y का कोएफिशिएंट है वो आपका -1/5 है। ठीक है, तो y की वैल्यू सॉरी जो आपकी y का कोएफिशिएंट है वो -1/5 है, तो जो आपकी d की वैल्यू हो गई वो आपकी होगी -1/5। ठीक है, b की वैल्यू आपकी होगी -1/5। उसको -1 नहीं लिखना है, आपको कोएफिशिएंट पूरा लेना है, y का जो कोएफिशिएंट है वो पूरा लेना है। ठीक है, y को बिल्कुल अलग कर दीजिए, जो बचा वही तो y का कोएफिशिएंट है, जो भी कांस्टेंट टर्म लेगी, क्योंकि मैंने बताया था कि जो a और b आपके ये होते हैं ये रियल नंबर्स होते हैं। ये रियल नंबर्स हमारे होते हैं, रेशनल नंबर हो सकते हैं, हमारा रेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं हमारे ये। ठीक है, ये भी हो सकता है कि y/√2 हो, अगर y/√2 होता तो -1/√2 इसका कोएफिशिएंट हो जाता। और c की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, c की वैल्यू आपकी हो गई -10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तो बिल्कुल क्लियर है, सिंपल है, डायरेक्टली लिख देते हैं -2x + 3y = 6। तो कितना हो गया -2x + 3y, 6 को इधर ले आइए, तो a की वैल्यू कितनी हो गई -2, b की वैल्यू कितनी हो गई 3, c की वैल्यू कितनी हो गई -6। ठीक है, फोर्थ क्या है आपका x = 3y, या इसको हम क्या कह सकते हैं कि x - 3y = 0, या हम क्या कह सकते हैं x - 3y + 0 = 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 0। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है बिल्कुल। उसके बाद आपका फिफ्थ है 2x = -5y, तो कितना हो गया 2x + 5y = 0, क्योंकि -5y को आप लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए, या 2x + 5y + 0 = 0, तो a की वैल्यू कितनी आपकी हो गई 2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू आपकी हो गई 0। ठीक है,
उसके बाद आपका है 3x + 2 = 0, 3x + 2 = 0। क्या लिख सकते हैं इसको आप, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, सबसे पहले इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो 3x + 0 * y + 2 = 0, a की वैल्यू कितनी हो गई 3, a की वैल्यू कितनी हो गई 0, c की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 2। ठीक है, उसके बाद आपका है y - 2 = 0, तो थोड़ा सा स्पेस बनाइए फटाफट से। ये आपका है y - 2 = 0, इसको आप क्या कह सकते हैं, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, पहले इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर लें। तो 0 * x + y - 2 = 0, a की वैल्यू 0, c की वैल्यू 1, ये 1 * y लिखा है ना, y का कोएफिशिएंट, और c की वैल्यू -2, c की वैल्यू आपकी हो गई -2। ठीक है, फिर आपका लिखा है नेक्स्ट है 5 = 2x, या इसको क्या कह सकते हैं, 5 को उधर ले जाइए, तो 2x - 5 = 0। आप 5 - 2x भी बोल सकते हैं, वो मैं बता चुका हूं आपको, माइनस साइन इधर भी ले सकते हैं आप, या 2x + 0 * y - 5 = 0, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -5। तो इस तरीके से हमने a b c की वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर जिस लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं वो हम टू वेरिएबल्स वाली की बात कर रहे हैं, क्योंकि वन वेरिएबल में तो सॉल्व करना मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर जनरल इक्वेशन x + b = 0 है तो x की आपको डायरेक्टली वैल्यू निकालनी है, दिस इज द सॉल्यूशन या रूट ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में है तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, पहली बात। दूसरा, जब आपके पास सॉल्यूशन आएगा तो क्या वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, जो कि हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में किया था कि वहां पर हमारा एक हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलता था। तो क्या टू वेरिएबल्स में जब हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा? सोल्व करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सपोज करिए आपके सामने लिखा हुआ है, एक सिंपल केस में सबसे पहले लेता हूं, लेट्स सपोज x + y = 4। ये मेरी एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में है। अब अगर मैं आपसे यहां पर ये कहूं कि इसको सोल्व करिए, अब सोल्व कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। मैं भी आपसे कह रहा हूं कि अगर मैंने आपको कहा कि इसमें आप x की वैल्यू को 2 रखिए और y की वैल्यू को 2 रखिए, अगर आप x की वैल्यू 2 रखेंगे और y की वैल्यू 2 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी कितनी हो गई, लेफ्ट हैंड साइड आपकी कितनी हो गई x + y, x की वैल्यू मैंने आपसे कहा 2 रखो, y की वैल्यू भी 2 रखो, कितना आ गया 2 + 2 आपका 4 आ गया, और ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो इसका मतलब x = 2 और y = 2 के लिए ये इक्वेशन मेरी ट्रू हो गई। इसका मतलब ये जो है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, ये इसका सॉल्यूशन है। इसको सॉल्यूशन को हम लिखते कैसे हैं, ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। जो ऑर्डर्ड पेयर की हमने बात करी थी इससे पहले वाले चैप्टर में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ऑर्डर्ड पेयर, उसमें हम क्या कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर में कि दो पॉइंट्स लिखते हैं x, y। तो वो ऑर्डर्ड पेयर में कितना हो गया 2, 2। इसका मतलब हम कहेंगे कि 2, 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि जब हमने x की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू 2 रखी, वो मेरा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। अब आपके दिमाग में आ गई होगी कि अगर हम x की वैल्यू को 1 रखें और y की वैल्यू को 3 रखें तो ये भी सॉल्यूशन है। हाँ बिल्कुल सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू को इसमें 1 रखेंगे, y की वैल्यू को 3 रखेंगे तो 1 + 3, ये भी आपका 4 आ गया, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको। इसका मतलब 1, 3 जो ऑर्डर्ड 1, 3 जो ऑर्डर्ड पेयर है वो भी इसका एक सॉल्यूशन है। तो फिर आप कहें कि फिर तो 3, 1 भी सॉल्यूशन है। हाँ 3, 1 भी सॉल्यूशन है, x की वैल्यू 3 रखिए, y की वैल्यू 1 रख दीजिए, वो भी एक सॉल्यूशन है। फिर आप कहेंगे कि 0, 4 भी एक सॉल्यूशन है। हाँ 0, 4 भी सॉल्यूशन है, x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 4 रखो, वो भी एक सॉल्यूशन है। 4, 0 भी सॉल्यूशन है जी, हाँ 4, 0 भी सॉल्यूशन है, x की वैल्यू 4 रखो, y की वैल्यू 0 रखो। अब आप सोच रहे होंगे बस इतने सॉल्यूशन बैठेंगे, और तो सॉल्यूशन बैठ नहीं रहे। x की वैल्यू 0 रख के देख ली, 1 रख के देख ली, 2 रख के देख ली, 3 रख के देख ली, 4 रख के देख ली, सब सही आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप सपोज मैं आपसे कह रहा हूं कि x की वैल्यू को आप रखो -1 और y की वैल्यू को आप रखो सपोज 5, जब आप इनको ऐड करोगे x + y को तो कितना होगा -1 + 5, कितना आ गया, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब -1, 5 भी आपका सॉल्यूशन है। इसका मतलब -1, 5 भी सॉल्यूशन है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे,
फिर तो आप सोच रहे होंगे कि -2 रख लो और y की वैल्यू 6 रख लो, ये भी सोल्यूशन है। हाँ बिल्कुल है। -3 रख लो, 7 रख लो, ये भी एक सोल्यूशन है। ऐसी कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, ऐसे कितने ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करेंगे सॉल्यूशन के लिए। तो यहां पर जो लीनियर इक्वेशन आपकी होती है टू वेरिएबल्स में, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो यहां पर हम कहते हैं हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, या इसको हम जनरली लिखते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इसको हम बोलते हैं या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जब सोल्व किया था तो वहां पर एक सॉल्यूशन था, यूनिक सॉल्यूशन था। लेकिन जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आप कर रहे हैं तो वहां पर हमारे मिलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें बात की हो गई। अब बात ये आती है कि जो भी हमें लीनियर इक्वेशन दी है उसको सोल्व करें कैसे। अरे उसका सॉल्यूशन का मेथड यही है जो मैंने आपको ये बताया कि आप उसमें एक x की कोई भी वैल्यू रख लीजिए और दूसरी y की वैल्यू निकाल लीजिए, वो आपका सॉल्यूशन मिल गया। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आप x की कोई भी वैल्यू रख लीजिए। अगर आप x की कोई भी वैल्यू रखेंगे यानी कि x की कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रख लीजिए, जो भी y की वैल्यू आएगी वो सॉल्यूशन है, क्योंकि x की वैल्यू जो आपने रखी, y की वैल्यू जो आपने इवैल्यूएट करी, वो जो ऑर्डर्ड पेयर आ गया वो सॉल्यूशन हो गया उस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अभी आप कहें कि आपके सामने कोई भी एक इक्वेशन है, लेट्स सपोज ये तो चलिए सिंपल था x + y = 4, तो मैं सपोज आपसे कह रहा हूं जी 2x + 3y = लेट्स सपोज 9। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अब आपको उसको सोल्व करना है, तो आप सीधा सीधा ये कह के देखिए कि जी चलिए हम एक काम करते हैं कि x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं। ऐसे हमने रैंडमली कहा पुट x = 1। जब आपने इस पे x की वैल्यू को 1 पुट कर दिया तो कितना मिला आपका, ये 2 × 1 + 3y = 9। ये आ गया। ये कितना हो गया 2 × 1, ये आपका हो गया 2 + 3y = 9। 2 को उधर ले जाइए, कितना हो गया 3y = 9 - 2 या 3y = 7 या y कितना आपका हो गया 7/3। तो इसका मतलब x = 1 and y = 7/3 is the solution of this linear equation। उसको लिखेंगे कैसे, ऑर्डर्ड पेयर में 1, 7/3। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ये एक सॉल्यूशन हमने निकाला। इस तरह के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे, आप सपोज आप कहें कि चलो x की वैल्यू 0 रख देते हैं, रख दीजिए x की वैल्यू 0 रखिए। 0 रख के तो कितना हो गया 2 × 0 + 3y = 9। ये तो 0 हो गया पूरा, खाली कितना बचा 3y = 9 या y कितना हो गया 3 × 3 = 9। इसका अंदर सॉल्यूशन क्या आ गया 0,3 is the solution of this linear equation। ठीक है, तो आप x की कोई भी वैल्यू रख लें, जो y की वैल्यू आएगी तो x, y आपका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो एक सॉल्यूशन होगा। या ऐसा जरूरी नहीं कि आप x की वैल्यू रखें, आप y की भी कोई वैल्यू रख लीजिए। आप कोई y की वैल्यू रख लीजिए। सपोज इसी में आप कहते हैं कि y की वैल्यू 0 रख लेते हैं। हाँ रख लो, y की वैल्यू हम 0 रखो। सपोज आपने कहा कि y की वैल्यू को हम 0 पुट करेंगे, तो पुट y = 0। इसमें y की वैल्यू 0 रखी तो कितना हो गया 2x + 3 × 0 = 9। कितना बचा 2x, ये तो आपका 0 हो गया, 2x = 9 बचा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9/2 आ गई। तो जो सॉल्यूशन है वो क्या है x की वैल्यू 9/2, y कितना है 0, ये भी आपका एक सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आप अपने ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में सॉल्यूशंस लिख सकते हैं। और इस तरह के कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक हो गया, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किसी भी लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स में दी है उसको सोल्व कैसे करें। अब देखिए जो क्वेश्चंस इस तरह इसके ऊपर आते हैं वो ऐसे हमारे रहते हैं कि आपको ये क्वेश्चन दिया है और आप इसके कोई भी 3 सॉल्यूशन निकालिए या कोई भी 4 सॉल्यूशन निकालिए, कोई भी 10 सॉल्यूशन निकालिए। तो सिंपल तरीका क्या है, सबसे सिंपल वैल्यूज क्या है कि अगर आपसे वो कह रहा है कि कोई भी 2 सॉल्यूशन निकाल दीजिए, तो सबसे सिंपलेस्ट वे इज कि x की वैल्यू को 0 पुट कर दो। क्योंकि जैसे आपने x को 0 पुट किया तो ये टर्म आप तो ये आपकी टर्म हट जाएगी। खाली क्या बचा 3y = 9 बच गया, y डायरेक्टली मिल गया, 3 मिल गया, इतना 0,3 एक सॉल्यूशन आ गया। मतलब वर्बली आप निकाल सकते हैं। दूसरा सॉल्यूशन निकालना है, y को 0 पुट कर दो, y को 0 पुट कर दिया, खाली कितना बचा 2x = 9, यानी कि x कितना हो गया 9/2। तो सॉल्यूशन क्या हो गया 9/2, 0। दो सॉल्यूशन डायरेक्टली निकल गए आपके। जब भी ऑर्डर्ड पेयर में सॉल्यूशन लिखें तो x, y फॉर्म में लिखें।
या a और b दो वेरिएबल्स हैं तो a कोमा b फॉर्म में लिखें, या t कोमा u दो वेरिएबल्स हैं तो t कोमा u फॉर्म में लिखें। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से वेरिएबल्स दिए हुए हैं, लिखिए ऑर्डर्ड पेयर में। अगर एक सॉल्यूशन में आपने t कोमा u के फॉर्म में लिखा है तो जितने भी बाकी ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे वो भी t कोमा u t कोमा u t कोमा u फॉर्म में लिखेंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर आपने x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 3 आ गई तो आपका सॉल्यूशन आ गया 0,3, और जब आपने y की वैल्यू 0 रख दी यहाँ पर तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/2, तो 9/2,0। तो आप ये नहीं कह सकते कि 0,3 एक सॉल्यूशन है और 0,9/2 एक सॉल्यूशन है, नहीं, वो गलत हो जाएगा आपका। कि अगर आपने यहाँ पर x लिखा है तो जितने भी सॉल्यूशंस आप लिख रहे हैं वो जो पहला पॉइंट आप लिख रहे हैं, पहला वेरिएबल लिख रहे हैं, वहां पर x ही होना चाहिए, और जो दूसरा आप लिख रहे हैं वो आपका फिर y होना चाहिए, या आप y को x लिखें, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो जितने भी सॉल्यूशन लिखेंगे फिर इसी फॉर्म में आप लिखेंगे। ये क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे चलते हैं। बस इस चैप्टर में भी और कुछ नहीं है, अब सिर्फ एग्जांपल्स हैं, इन्हीं की अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, बिल्कुल क्लियर आपको हो जाएगा ये। ठीक, तो इसमें मेनली ये था कि लीनियर इक्वेशंस जो दो वेरिएबल्स में है उस इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं और उसको सोल्व कैसे करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अभी अगर थोड़ा सा मैं इसको और बढ़ाऊं तो इसमें एक ग्राफ वाला और आता है क्वेश्चन, हालांकि वैसे आपका ग्राफ अब रहा नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी उसने एक दो लाइन में डिस्क्राइब किया है ग्राफ को। तो एक उसका बेसिक मैं आपको बता दूंगा ग्राफ का कि किस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं। चलिए देख लेते हैं अभी। अब उसने कहा फाइंड 4 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6। इसके आपसे बोल रहा है 4 सॉल्यूशन निकालिए। तो बड़ा सिंपल तरीका है, आप क्या काम करिए, एक टेबल बनाइए इस तरीके से, यहाँ आप लिखिए x, यहाँ आप लिखिए y। ठीक है, 4 सॉल्यूशन निकालना है तो 1 2 3 4। ठीक है, क्या बताया मैंने सबसे पहले, डायरेक्टली सॉल्यूशंस निकालने के लिए एक बार x को 0 रख दो, एक बार y को 0 रख दो। एक बार x को आपने 0 रख दिया तो यहाँ पर रख के दिखा दीजिए उसको कि पुट x = 0। तो कितना हो गया, x की वैल्यू 0 रखी तो 0 + 2y = 6, या 2y = 6, या y कितना होगा 6/2, यानी कि y कितना आ गया 3। तो 0,3 एक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, दूसरा y को 0 रख लो, पुट y = 0, ये लो y को मैंने 0 रख दिया। अब यहाँ पर आपने जब y को 0 रखो तो कितना बचा, x + 0 = 6, तो डायरेक्टली आ गया x की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, अब छोटी वैल्यू रख लीजिए, सपोज आप x की वैल्यू 1 रख लो। अगर आप 1 रखोगे तो देखो कितना आएगा, मतलब क्योंकि ऐसे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, आपने सपोज x की वैल्यू 1 रखी है, 1 रखी तो कितना हो गया 1 + 2y = 6, या 2y कितना हो गया 6 - 1 यानी कि 5, y कितना हो गया 5/2। ठीक है, और अगर एक बार सपोज आप कहें कि y की वैल्यू को अगर 1 रख ले, हाँ रख लो, कोई भी रख लो, आप जो भी आपको सूटेबल वैल्यू लग रही है वो आप रख लीजिए। y की वैल्यू को 1 रखो, y की वैल्यू को अगर आपने 1 रखी है तो कितना है, पुट y = 1, y की वैल्यू आपने 1 रखी तो कितना आ गया x + 2 × 1 = 6, या x + 2 = 6, या x = 6 - 2 यानी कितना हो गया 4। तो ये टेबल आप बना दीजिए, इसमें आपके सारे सॉल्यूशंस दिखाई दे रहे हैं, या आप सॉल्यूशंस को ऐसे भी लिख के दिखाइए कि 0,3 एक सॉल्यूशन है, 6,0 एक सॉल्यूशन है, 1,5/2 एक सॉल्यूशन है, और 4,1 एक सॉल्यूशन है। ये सब मेरे क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। दीज आर माय ऑर्डर्ड पेयर्स। और ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, यहां तो सिर्फ 4 पूछे थे, मैंने सिर्फ 4 बनाए। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा बताएं आपको आगे, इसी में कि जो भी आपकी लीनियर इक्वेशन होती है ना 2 वेरिएबल्स में, क्योंकि लीनियर है तो इसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से हम अपने ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर सकते हैं। क्योंकि लीनियर है तो लीनियर का मतलब हो गया कि हमेशा एक लीनियर लाइन बनेगी, एक लाइन बनेगी हमारे ग्राफ पेपर पर जब भी आप बनाएंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इक्वेशन को। इनफैक्ट अगर आप लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है वो भी आपकी ग्राफ पर एक लाइन ही रिप्रेजेंट करती है। अगर आप इसको लेक्चर को थोड़ा सा सुनना चाहें 5 मिनट के लिए तो सुन लीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं, या 5 मिनट के लिए आप स्किप भी कर सकते हैं। तो सपोज अगर अभी मैं 1 वेरिएबल की बात करूं, जैसे मैंने सपोज आप सामने कहा, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने एक कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा था। हमने कहा था कि ये हमारी है x डैश, ये हमारी है ओरिजिन, ये हमारा है o,
ये हमारा x ओरिजिन है, इसको हमने कहा था y ओरिजिन और y डैश हमने कही थी। फिर मैंने आपसे ये कहा था कि इस x एक्सिस पर जो y की वैल्यू होती है, जो मेरा ऑर्डिनेट होता है, वो हमेशा 0 होता है, और जो ये मेरी y एक्सिस होती है, इस पूरी y एक्सिस पर जो मेरा एब्सिसा होता है, जो यानी कि जो मेरी x की वैल्यू होती है, वो हमेशा 0 होती है। अब अगर मैं आपसे बोलूं, सोच के देखिए थोड़ा सा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक, थोड़ा सा थिंकिंग की बात है। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बताइए जो है x इक्वल्स टू 0, वो कौन सी होगी? x इक्वल्स टू 0 एक ऐसी बताइए लाइन कैसी होगी, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 क्या है? x इक्वल्स टू 0 आपकी एक लीनियर इक्वेशन ही तो है, तो x इक्वल्स टू 0 क्या है? एक लाइन है x इक्वल्स टू 0, जहां पर, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, एक ऐसी लाइन जहां पर हर एक x की वैल्यू 0 है, यानी कि जहां पर x की वैल्यू हमेशा 0 है। तो ऐसी कौन सी लाइन है जहां पर x की वैल्यू हमेशा 0 है? जहां पर एब्सिसा 0 है, वो हमारी y एक्सिस है। इसका मतलब ये जो y एक्सिस आपको दे रखी है, अगर इसकी इक्वेशन कोई आपसे पूछे तो x इक्वल्स टू 0 ही तो है, क्योंकि इस पूरी y एक्सिस पर आपकी x की वैल्यू हमेशा 0, y की वैल्यू तो चेंज हो रही है, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, या -1, -2, -3, -4, -5 है। y की वैल्यू तो आपकी वेरी कर रही है, वो चेंज हो रही है, लेकिन जो x की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई कहे कि y इक्वल्स टू 0 कौन सी लाइन होगी, तो y इक्वल्स टू 0 इज द x एक्सिस, क्योंकि इस पूरी एक्सिस पर मेरी हमेशा इस y की वैल्यू 0 होगी। हालांकि x की वैल्यू हो सकती है, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, लेकिन y की वैल्यू हमेशा 0 होगी। अभी अगर आपसे कोई कहे जी ये बताओ ये क्या है, x माइनस को इक्वल्स टू 0, तो आप ये तो कह देंगे कि हाँ ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लेकिन मैंने आपसे बताया कि जो भी लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब वो आपकी है तो एक स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन आपकी है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है ना कि ये आपका लिखा हुआ है x इक्वल्स टू 2, यानी कि ये एक ऐसी लाइन है, ये एक ऐसी लाइन है जिस लाइन पर आपकी x की वैल्यू हमेशा 2 है। तो सोच के देखो कौन सी लाइन हो सकती है ये। अगर ये लाइन है आपकी y एक्सिस, इस y एक्सिस लाइन पर आपकी x की वैल्यू हमेशा 0 है, तो अगर मैं एक ये लाइन ये बनाऊं इसके पैरेलली, जो कि मेरी x इक्वल्स टू 1 से पास हो रही है, तो इस पूरी लाइन पर जो मेरी y की वैल्यू है वो तो चेंज हो रही है, लेकिन जो x की वैल्यू है वो तो हमेशा 1 ही मिलेगी इस पूरी लाइन पर। तो क्या ये x इक्वल्स टू 1 लाइन की इक्वेशन नहीं है क्या? अगर आपसे कोई कहे कि x इक्वल्स टू 2 क्या है, अरे भाई ये x इक्वल्स टू 2, ये x इक्वल्स टू 2, a line which is parallel to the x axis towards the positive x axis and at a distance of 2 from the origin, यही तो आपका x equals to 2 है। आपसे कोई कहे y equals to -3 क्या होगा, तो y equals to -3 आपका क्या होगा, एक ऐसी लाइन होगी जो y equals to -3 से पास हो रही होगी। ये आपकी y equals to -3 तो है, क्योंकि इस पूरी x एक्सिस पर आपके x की वैल्यू तो चेंज हो रही है, लेकिन y की वैल्यू -3 है। अगर ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है, यहाँ पर ये पास हो गया, तो y इक्वल्स टू -3 का मतलब क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव की तरफ है। अगर y इक्वल्स टू 2 की कोई बात करें तो ये लो, ये आपकी y इक्वल्स टू 2 है, जो कि 2 से पास आपकी हो रही है, ठीक। तो ये जो भी आप लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल में पढ़ते हैं, ये एक्चुअली में आपकी सब लीनियर लाइंस ही होती हैं, ठीक है। अब हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि वो जो लाइन है वो सीधी सीधी लाइन नहीं है। मतलब लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स में तो ये हो गया कि भाई जो भी आपको लाइन दे रखी है वो पैरेलल होगी किसी ना किसी के, या तो x एक्सिस के पैरेलल होगी या y एक्सिस के पैरेलल होगी, या खुद x एक्सिस होगी या खुद y एक्सिस होगी। लेकिन जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, इसका मतलब वो वेरी कर जाएगी, क्योंकि वहां पर x का भी कंट्रीब्यूशन है और y का भी कंट्रीब्यूशन है, तो होगी तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन जरूरी नहीं है वो हमेशा पैरेलल हो x और y एक्सिस के। अगर वो पैरेलल है तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं सिर्फ एक वेरिएबल है, और अगर दोनों वेरिएबल्स हैं तो पैरेलल नहीं होगी, वो थोड़ी सी स्लैंटेड होगी, थोड़ी झुकी भी होगी, इस तरह की वो लाइन होगी। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है, लेकिन अगर जैसे हमने ये एग्जांपल ये भी देखा यहाँ पर, अगर इसी एग्जांपल को हम अपना ड्रॉ कर देखें, इसी एग्जांपल को ड्रॉ करके देखें, क्योंकि देखो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ इसलिए मेरे पास x और y की वैल्यूज तो है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस मुझे आई गई समझ में, हमने किया ही था, ऑर्डर्ड पेयर में समझ में आ गया। अब सपोज ये लिखा हुआ है, ये 0 है, लेट्स सपोज ये 1 है, सपोज ये 2 है, सपोज ये 3 है, सपोज ये 4 है, ये लेट्स सपोज ये -1 है, लेट्स सपोज -2 है, सपोज -3 -4, लेट्स सपोज 1 2
3 4 -1 -2 -3 -4। जरा फटाफट से ये ऑर्डर पे जो है बनाइए, कहाँ आएंगे 0,3 यानी कि x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, ये पॉइंट हो गया। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था 0,3 हो गया। उसके बाद 6,0 x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 6 आपकी कहां हो गई, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 0, ये हो गया। y की वैल्यू 0, y 0 कहां मिलेगा x एक्सिस पर, ठीक है। यहां पर x 0 है, x 0 कहां मिलेगा y एक्सिस पर। थर्ड क्या है, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 5/2, 5/2 का मतलब हो गया 2.5। तो x की वैल्यू 1 और y की x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5/2 यानी कि 2.5। तो 2.5 का मतलब कितना हो गया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2.5 यानी कि ये आ गया मेरा पॉइंट यहां पर, ठीक है। फिर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1 यानी कि मेरा पॉइंट ये आ गया यहां पर, ठीक। तो जो आपकी लाइन बनेगी, ये लाइन आपकी कुछ ऐसी, जो आपकी लाइन बनेगी ये लाइन आपकी कुछ ऐसी, ठीक है। तो थोड़ा सा हम हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, इससे थोड़ी सी आपको टेढ़ी लग रही होगी, लेकिन ये जो लाइन आपकी बनेगी ये कुछ इस तरह की लाइन आपकी बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक। तो ये इस तरह से हम अपनी ग्राफ्स पर प्लॉट कर सकते हैं, जो भी हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई है टू वेरिएबल्स, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया। अब आगे उसने कहा फाइंड टू सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो जितने भी हमें इक्वेशंस दी हुई हैं इनके दो सॉल्यूशन निकालने, तो दो सॉल्यूशन निकालना बड़ा सिंपल आपके लिए। एक बार x को 0 रख दीजिए, y की वैल्यू निकाल लीजिए, एक बार y को 0 रख दीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, यू विल फाइंड द टू सॉल्यूशंस डायरेक्टली। तो पहला क्वेश्चन है 4x 3y 12, निकाल दीजिए 4x 3y 12। प्रॉपर्ली उसको निकाल कर दिखाइए। तो सबसे पहले आप क्या करिए, पुट x 0, एक मैं बता देता हूं प्रॉपर्ली, पुट x 0, सो 4 into 0 plus 3y equals to 12, यानी कि 0 plus 3y equals to 12, यानी कि 3y equals to 12, यानी कि y equals to 4। नेक्स्ट पुट y equals to 0, y equals to 0 रखो तो कितना आ गया, सो 4 into x plus 3 into 0 equals to 12, या 4x equals to 12, या x की वैल्यू कितनी हो गई 3। So two solutions are, क्या लिखेंगे x, y के फॉर्मेट में। x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 4 आई, तो 0,4, एंड यहाँ पर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है, तो 3,0। These are the two solutions। और रख के भी देख लीजिए, डायरेक्टली चेक कर लीजिए, x की वैल्यू 0 रखी तो हट गया, y की वैल्यू आपने 4 रखी तो 4 3 12, 12 = 12 सही हो गया। यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखी है, 4 3 12, y की वैल्यू 0 है तो 12 = 12, ठीक हो गया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए फटाफट से। तो जब पेपर में आपको करना हो तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स कि 2 नंबर का है तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी कर दे। ये जैसे लिखा है 2x + 5y = 0, तो पहले x की वैल्यू 0 रखिए, और x = 0 कितना हो गया, 0 + 5y = 0, यानी कि 5y = 0, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो गई 0। 0 तो हो ही सकता है ना, क्योंकि इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इक्वल टू 0 अगर दिया हुआ है तो अगर x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 के इक्वल तो आएगी, ठीक है। अब देखो ये वो कॉम्बिनेशन हो गया कि अगर x की वैल्यू 0 रखनी तो y की वैल्यू भी 0 रखनी पड़ेगी, तभी 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा कभी। तो अब इस तरह के सॉल्यूशंस अगर आपको निकालने, जो मैंने आपको बताया था कि एक बार x को 0 रख दो और एक बार y को 0 रख दो तो दूसरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन उस केस में नहीं मिलेगा जहां पर इक्वल टू में पहले 0। समझ रहे हो ना बात आप, ठीक। तो खैर चलिए, एक सॉल्यूशन तो हमें मिल गया 0,0। दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए आप x की कोई और वैल्यू रख लीजिए, कोई छोटी वैल्यू रख लीजिए, सपोज 1 रख लीजिए। तो अगर आपने x की वैल्यू 1 रख ली तो कितना हो गया, 2 into 1 + 5y = 0, या 2 + 5y = 0, या 5y = -2, या y कितना हो गया -2/5। कितना हो गया 0,0 एंड 1, इस तरह के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है 3y + 4 = 0। अब देखिए ये क्या है, ध्यान से अगर आप देखें तो इसको 3y + आपका है 3y + 4 = 0। अब देखिए आप इसको अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये मेरी एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है,
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमने कहा था कि इसका हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो यूनिक सॉल्यूशन है भी। क्या है यूनिक सॉल्यूशन? अगर आप देखें, ये आपका हो गया 3y = -4, या y की वैल्यू कितनी आपकी आ गई -4/3। ये मेरा यूनिक सॉल्यूशन है। y = -4/3 इज द ओनली वैल्यू व्हिच सैटिस्फाइज दिस लीनियर इक्वेशन। लेकिन यहां पर देखो, थोड़ी सी उसने चीज कंफ्यूज करने के लिए क्या कही है कि आपको दो सॉल्यूशंस बताने हैं इस इक्वेशन के। ठीक है, तो आप ये सोच सकते हैं कि दो सॉल्यूशन तो हो ही सकते हैं इसके, क्योंकि ये तो लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन के तो हमेशा मेरे यूनिक सॉल्यूशन आएगा। लेकिन वो जो दो सॉल्यूशन की बात कर रहा है वो x और y के टर्म्स में यहां पर कर रहा है, वो दो वेरिएबल्स की बात कर रहा है, इनकी वो ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहा है आपसे, वो सिंगल यूनिक सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा। क्योंकि आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, 0 × x + 3y + 4 = 0। तो आपने कहा कि y की वैल्यू मेरी हमेशा -4/3 आएगी, ये लो -4/3 वैल्यू हो गई। तो ऑर्डर्ड पेयर की अगर बात करें तो यहाँ पर मेरे x की वैल्यू क्या हो सकती है? अरे x की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, जो मर्जी रख लो। लो मैंने x की वैल्यू यहाँ 0 रख ली, लो मैंने x की वैल्यू -1 रख ली, मैंने 2 रख ली, 3 रख ली, 100 रख ली, कुछ भी रख लो ना आप। तो ये मेरे दो सॉल्यूशंस तो है ही ना, क्योंकि आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, इसका मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन तो मेरा हमेशा y की वैल्यू -4/3 रख के मिलेगा, जो कि आपकी सेम है, हर ऑर्डर किया है। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपका है फ्रैक्शन बिकम्स, देखिए थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम है, उसको समझिए पहले वर्ड प्रॉब्लम को। क्या बोल रहा है? अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/4, मतलब कुछ भी एक फ्रैक्शन में आपको दिया हुआ है और वो कह रहा है कि इस फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो 1/4 हो गई। फ्रैक्शन बिकम्स, वो फ्रैक्शन हो गया 1/4, यानी कि कुछ भी आपको दिया हुआ है, इस तरह का कोई फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ है, ये कह रहा है कि आपका 1/4 हो गया। दिस फ्रैक्शन बिकम्स 1/4 when 2 is subtracted from the numerator। जब न्यूमरेटर में अगर कुछ भी लिखा हुआ है उसमें से आपने 2 को सब्ट्रैक्ट किया, and 3 is added to the denominator, और डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो उसमें आपने 3 को ऐड कर दिया, तो जो फ्रैक्शन आएगा वो ये आ गया। कह रहा है कि इसको लीनियर इक्वेशन के टू वेरिएबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, और कह रहा है कि इसके लिए फिर दो सॉल्यूशंस भी फाइंड करिए। ठीक है, अगर लीनियर इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी टू वेरिएबल्स में, तो उसके तो फिर मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकता हूं। तो अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि लेट न्यूमरेटर में मेरा x है, लेट क्वांटिटी इन न्यूमरेटर इज x, लेट क्वांटिटी इन न्यूमरेटर इज x, और लेट क्वांटिटी इन डिनोमिनेटर इज y। ये है, तो हम क्या कर सकते हैं? सो फ्रैक्शन इज, तो फ्रैक्शन कितना हो गया? फ्रैक्शन आपका हो गया x/y, ये बिल्कुल सही बात है। हमने मान लिया कि क्वांटिटी जो मेरी न्यूमरेटर में है वो x है और डिनोमिनेटर में y है, तो फ्रैक्शन मेरा कितना हो गया? x/y हो गया। अब उसने क्या कहा कि when 2 is subtracted from the numerator, न्यूमरेटर में क्या है? x है, x में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो x - 2 हो गया, and 3 is added to the denominator, डिनोमिनेटर में आपका क्या है? y है, डिनोमिनेटर में 3 को ऐड कर दो, ये तो बन गया आपका, ये आपकी बन गई इक्वेशन। इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, जो आपने पढ़ा है पहले। तो 4 को इधर ले जाओ, इससे मल्टीप्लाई कर दो, और y + 3 को इधर ले जाओ, तो कितना हो गया? 4 × x - 2 = 1 × y + 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना हमने, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया? 4x, और 4 × -2 -8 कितना हो गया? y + 3, इधर ले आओ इसको, कितना हो गया? 4x - y, और 8 को क्या उधर ले जाओ, कितना हो गया? 8 + 3 11, तो 4x - y = 11। ये आपकी बन गई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में। दो सॉल्यूशन निकालने हैं, एक बार x को 0 रख दो, x को 0 रखो तो कितना हुआ? 4, x = 0, तो 4 × 0 - y = 11, ये तो हट गया आपका, तो खाली कितना बचा? -y = 11 या y = -11, तो एक ऑर्डर पे कितना आ गया? 0, -11, और दूसरा देखिए इसमें क्या बताया था अभी, y को 0 रखते हैं, तो अगर y को 0 रखेंगे तो कितना आ गया? y = 0, तो 4x - y तो 0 ही हो गया, तो कितना है? 11, यानी कि x कितना आ गया? 11/4, तो दूसरा ऑर्डर पे कितना आ गया? 11/4 × 0। So these two are the solutions of this equation. सिंपल है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 4.2 पर स्टार्ट करते हैं। अब कह रहा है which one of the following options is true and why? Y equals to 3x plus 5 has unique solution, only two solutions, infinitely many solutions। तो आप देखिए जो आपको उसने इक्वेशन दी है y equals to 3x plus 5, तो आपको बिल्कुल क्लियर ये है कि ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है ये इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, और ये भी आपको बताया गया है अच्छे से कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जब भी होती है तो उसके मेरे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हो गया कि दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और क्यों होगा वो पूछ रहे हैं, व्हाई? बिकॉज़ देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ x एंड y। अगर आप कोई भी x की वैल्यू रखेंगे तो आपको हमेशा एक y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट चलिए, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इस तरह क्वेश्चन अभी हमने किया है, तो जैसे पहला आपका लिखा है 2x plus y is equals to 7 है, तो अगर आपको डायरेक्टली बताना है तो मैंने जैसा आपको बताया था टेबल बना लीजिए, तो यहाँ पर लीजिए मैं टेबल इस तरह से बना लेता हूँ। वो आप कैसे भी बना सकते हैं, क्योंकि 4 सॉल्यूशन लिखने हैं तो x की क्या वैल्यू के लिए y की क्या वैल्यू आई सीधा लिखते हैं। सपोज अगर x की वैल्यू यहाँ 0 रखी तो ये 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी बची आपकी, सिर्फ 7 बची। अगर y की वैल्यू को आप 0 रखेंगे तो 2x equals to 7 आ गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, डायरेक्टली मैंने निकाल दिया। तो ऐसे ही अगर x की वैल्यू 7/2, ऐसे ही आप x की वैल्यू को 1 रखिए, अगर x की वैल्यू को 1 रखें तो कितना आएगा, 2 into 1, सीधा सीधा कैलकुलेशन है, तो 2 plus y equals to 7, y कितना आ गया, 7 minus 2 यानी कि 5। तो x की वैल्यू आपने 1 रखी, y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 5, ये आपका 0। ठीक है, x की वैल्यू 2 रख लीजिए, 2 रखो तो कितना आया, 2 into 2 plus y equals to 7 यानी कि 4 plus y equals to 7 यानी कि y कितना आ गया, 7 minus 4 यानी कि y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 2 रखी। इसी तरीके से आप बाकी निकाल लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका है 5x plus y is equals to 9, तो कितना हो गया, x और y की वैल्यू रखिए अलग अलग से, इसी तरीके से बना लीजिए, x y 1 2 3 4। सपोज x की वैल्यू मैंने रखी, अगर यहाँ पर मैं देखूं, सपोज x की वैल्यू अगर मैं 1/π रख दूं, तो अगर x की वैल्यू अगर मैं 1/π रखूंगा तो पाई इंटू 1/π आएगा, तो पाई से पाई कट जाएगा, तो y की वैल्यू डायरेक्टली 9 मिलेगी। वो दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये हट गया, y की वैल्यू सिर्फ 9 बची। अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो खाली कितना बचा, πx equals to 9, यानी कि x कितना आ गया, 9/π। अब x की वैल्यू में 1/π बोल रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो, मतलब मैं आपको जो रख लीजिए चाहे वैल्यू, सपोज मैंने x की वैल्यू 1/π रखी, तो x की वैल्यू 1/π रखी तो कितना हो गया, π into 1/π plus y equals to 9, तो कितना आ गया, पाई से पाई कट गया ना, यानी कि कितना बचा, 1 plus y equals to 9, यानी कि y कितना हो गया, 9 minus 1 यानी कि y की वैल्यू 8 आ गई ना आपकी। तो x की वैल्यू में 1/π रख सकता हूं। अब ऐसे तो आप ये भी कर सकते हैं कि ठीक है जी 2/π रख लो, हाँ रख लो ना, 2/π ले लो, x की वैल्यू 2/π रख लो, 2/π रखोगे तो कितना होगा, π into 2/π plus y equals to 9, फिर पाई से पाई कट गया, तो 2 plus y equals to 9, y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 minus 2 यानी कि y की वैल्यू 7 आ गई। ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी वैल्यू रख लीजिए, ठीक है। थर्ड x equals to 4y, तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि जो भी आप y की वैल्यू रखेंगे x की वैल्यू उसके 4 टाइम्स आएगी, दिखाई दे रहा है ना। तो उसको आप डायरेक्टली वैसे मत करें कि x minus 4y equals to 0 करें, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप x minus 4y करेंगे तो राइट हैंड साइड पर 0 आएगा, तो उस केस में आपकी कैलकुलेशंस बढ़ती चली जाएंगी, तो कैलकुलेशंस बढ़ानी नहीं है। अगर राइट हैंड साइड पर 0 है, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है उस लीनियर इक्वेशन में, तो उसको आप डायरेक्टली x समथिंग इनटू x इक्वल्स टू समथिंग इनटू y ही रहने दें, जल्दी सोल्व हो जाएगा। जैसे ये वाला एग्जांपल है, तो जैसे आपका लिखा है x और y आपको बताना है, तो आप सीधा सीधा करिए। देखो अब इसमें y की वैल्यू को रखते जाओ और x की वैल्यू को निकालते जाओ, जल्दी निकल जाएगा ना। सपोज आपने कहा कि x की वैल्यू को y वैल्यू को 0 रखो तो x की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि x इक्वल्स टू 4y है, y को 0 रखो तो x 0 आ गया। अब आपने कहा कि y की वैल्यू को 1 रखा, y की वैल्यू को 1 रखा तो कितना हो गया, 4 into 1, तो x की वैल्यू डायरेक्टली 4 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू को 2 रख दो, 2 रखो तो कितना है, 4 into 2, x की वैल्यू 8 आ गई। y की वैल्यू को 3 रखा तो 4 into 3 12 आ गई। तो देखिए जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो पहले ये भी देखना है कि उसको जल्दी कैसे सोल्व किया जा सकता है। मैंने अब इसको इस तरीके से सोल्व भी नहीं किया,
कि मैं यहाँ पर जाऊँ, मैं इसको लिखूँ x माइनस 4y इक्वल टू 0, फिर मैं कहूँ कि x की वैल्यू को 0 रखो, फिर y की वैल्यू 0 आएगी, फिर x की वैल्यू को रखूँ, वो कैलकुलेशन मेरी बढ़ेगी ना, फाइनली सोल्व तो मुझे तब भी यही करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है check which of the following are the solutions of the equation x minus 2y equals to 4 and which are not। ठीक है, यहाँ सिर्फ वेरीफाई करना है कि इसका कौन सा सॉल्यूशन है और कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। ये हमें ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हैं, ये पहला x है, दूसरा y है। तो जैसे 0,2 दिया है तो x की वैल्यू आपने 0 रखी, y की वैल्यू 2 रखी, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लीजिए कितना आ गया, 0 माइनस 4, कितना आ गया -4। ये इक्वल नहीं है, -4 के इक्वल नहीं है, तो ये सॉल्यूशन इसका नहीं है। 2,0 देखिए, जब 2,0 रखेंगे तो x की वैल्यू आपने 2 रखी, y की वैल्यू 0 रखी, तो कितना आ गया 2 माइनस 0, यानी कितना बचा, खाली 2 बचा। ये भी सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि 4 के इक्वल नहीं है। 4,0 रखिए, 4,0 रखा तो x की वैल्यू 4 रखी, y की वैल्यू 0 रखी, तो खाली कितना बचा 4 माइनस 0 यानी कि 4। ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये 4,0 इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर है √2 और 4√2, √2 और 4√2 रखिए इसमें, तो कितना हो गया √2 माइनस 2 into 4√2, कितना हो गया, ये आपका हो गया √2 और -8√2। √2 भी अगर कॉमन निकालेंगे तो कितना आया 1 माइनस 8 यानी कि -7√2। ये 4 के इक्वल नहीं है, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। फिर एक आपका आया 1,1, तो 1,1 भी नहीं दिखाई दे रहा है सॉल्यूशन इसका, क्योंकि 1 माइनस 2 into 1 आ गया, यानी कि 1 माइनस 2 आ गया, यानी कि -1 आ गया, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो 4,0 ही सिर्फ इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से हमें क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया, क्लियर आपको हो गया होगा। आगे चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकते हैं कि आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x equals to 2 y equals to 1 is a solution of the equation this। उसने कहा कि ये जब आप ऑर्डर्ड पेयर रखेंगे x और y की वैल्यू अगर इसमें रखेंगे, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है, बताया था ना, सॉल्यूशन है, रूट है, वैल्यू है, तो यानी कि अगर x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 इसमें रखूंगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड पर मैं वैल्यू रखूंगा तो मेरी राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी, वही तो सॉल्यूशन होता है। तो उसने कहा कि भैया इसमें x की वैल्यू y की वैल्यू रख दो और k की वैल्यू बताओ। तो दिखाई दे रही है ना, ये इक्वेशन आपको दे रखी है, यहाँ x की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू रख दो, ऑटोमेटिकली k के इक्वल आ जाएगी। जो k के इक्वल आएगी वही तो आपसे कह रहा है कि वैल्यू निकाल दो k की। ठीक है, तो रखिए, आपको क्या दिया है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k दिया हुआ है। अब देखो इसी तरह के क्वेश्चंस ना थोड़े घुमा घुमा के आ जाते हैं, तो हम देख लेंगे क्या क्या वेरिएशंस बनते हैं इसके। तो सबसे पहले आप x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1, उसने बोला है कि ये सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर पुट कर दो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए आप सबसे पहले। ये हो गया, कितना हो गया 4 प्लस 3 इक्वल्स टू k यानी कि 7 इक्वल्स टू k, यानी कि सीधा सीधा k की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, k की वैल्यू 7 आ गई। या अगर आप 2x प्लस 3y निकालेंगे भी तो कितना आएगा 7 ही तो आएगा, तो वही k की वैल्यू है। सिंपल है बिल्कुल, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.2 भी खत्म हो जाती है। अब इसी जो भी एग्जांपल हमने लास्ट किया है, इसी के ऊपर बेस हम थोड़े से एग्जांपल्स और देख लेते हैं, सो दैट थोड़ी प्रैक्टिस हमारी हो जाए इस तरह के क्वेश्चंस की। अब देखिए उसने क्या कहा कि x equals to 1 and y equals to 2 is the solution of this equation। ये इक्वेशन आपको दी हुई है, कह रहा है कि a की वैल्यू बताओ। देखो थोड़ा सिमिलर ही है लेकिन थोड़ी चीजें अलग कर दी। तो यहाँ पर आपको क्या दिया उसने, a² x प्लस ay इक्वल्स टू 3। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। उसने अगर कहा है कि x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2 इसका सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन अगर है तो यहाँ पर x और y की वैल्यू रख दो बस आप। तो सबसे पहले x की वैल्यू इसमें 1 रख दीजिए। आपने क्या कहा a² इनटू x की वैल्यू 1 रख दी, यहाँ पर a इनटू y की वैल्यू भी आपने क्या रख दी 2 रख दी, इक्वल्स टू 3 हो गया। ये कितना हो गया a² प्लस 2a इक्वल्स टू 3 या a² प्लस 2a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये किस तरह की इक्वेशन बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसको हम सोल्व करते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये बताया था पॉलिनोमियल्स में। तो कर दीजिए इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे, जिनका मल्टीप्लिकेशन -3 आए और जिसका जो एडिशन है वो मतलब मल्टीप्लिकेशन -3a स्क्वायर आए और जब ऐड करें तो +2a आए। तो दो फैक्टर्स बन गए 3a - a, क्योंकि 3a - a को अगर ऐड करेंगे तो 2a आएगा और 3a into -a करेंगे तो -3a स्क्वायर आएगा। तो कितना बन गया ये आपका a² प्लस 3a - a -3 इक्वल्स टू 0। a कॉमन निकाल लीजिए,
ये आ गया a प्लस 3, यहाँ -1 कॉमन आ गया, ये आपका आ गया a प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यहाँ -1 कॉमन आ गया ना, अभी a प्लस 3 आपका कॉमन आ गया, तो a प्लस 3 क्या बचा आपका a माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि या तो a प्लस 3 0 होगा और a माइनस 1 भी 0 होगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो गई -3 और a की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ a, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो ही वैल्यूज हैं, वो दोनों सेम हो सकती है लेकिन दो से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि if x equals to this, y equals to this, the solution of this, find the value of k। तो सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल जैसा भी हमने एनसीईआरटी में किया था, तो x और y की वैल्यूज में रख दीजिए। इक्वेशन क्या है आपकी 3x 5y 7 equals to 0, या 3 into x की वैल्यू रखिए 3 into x को जब भी बनाए ना सोल्व करते हुए, तो x को हमेशा ऐसे बनाए, और जब भी मल्टीप्लाई का साइन लगाए तो हमेशा ऐसे लगाए, कभी गलत नहीं होगा। अदरवाइज वो कुछ स्टूडेंट्स जो है x को भी ऐसे बना लेते हैं, तो जब वो सोल्व करते हैं इस तरह की क्वेश्चंस को तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो 3 into, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 2k -1, -5 into y की वैल्यू कितनी है आपकी k, और -7 इक्वल्स टू 0, कितना हो गया आपका, हो गया ये 3 into 2k, यानी कि ये आपका हो गया 6k -3 -5k -7 इक्वल्स टू 0, यहाँ 6k -5k, तो खाली k बचा, और -3 और -7 कितना हो गया -10 इक्वल्स टू 0, यानी कि k की आपकी वैल्यू कितनी हो गई 10। ठीक है, सबको सोल्व करने का एक ही तरीका है, क्योंकि ये सॉल्यूशन दिए हैं तो x और y की वैल्यू उठा के रख देनी है, सॉल्यूशन खुद मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर इसी तरह का क्वेश्चन इसने और दिया है आपको, वो आपका क्या है x and y is solution of this equation, x minus 5y plus 6 equals to 0। फिर कह रहा है कि k की वैल्यू बता दो, तो ठीक है x और y की वैल्यू रखो आप इसमें, x की वैल्यू रखी कितनी a स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी रखी k plus 6 equals to 0। वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसका ऐसे वेक्टर्स लेने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 6k स्क्वायर है, और जिसका जब एडिशन करें तो -5k आए, तो वो फैक्टर्स बन गए -2k और -3k। तो -2k और -3k, ये -5k आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो +6k स्क्वायर आ गया। यहाँ पर आप k कॉमन ले लीजिए, ये -2, यहाँ पर आप -3 कॉमन निकालिए, ये -2, ये कितना आपका आ गया k -2 कॉमन आ गया, ये -2 into ये -3 इक्वल्स टू 0, यानी कि k -2 0 हो गया, और ये -3 0 हो गया, यानी कि k की वैल्यू 2 आ गई और k की वैल्यू 3 आ गई। तो दीस आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, ठीक है। For what values of c the linear equation, this linear equation has equal values of x and y। अब कह रहा है कि c की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए x और y की वैल्यूज इक्वल हैं इस सॉल्यूशन में। अब क्या दिया उसने आपको लिखा 2x plus cy equals to a। उसने कहा इक्वल वैल्यूज है x और y की, तो x और y की इक्वल वैल्यूज का मतलब क्या हो गया कि x और y इक्वल है, एक तो उसने ये दे दिया, और c की वैल्यू आपसे वो बोल रहा है, तो ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है पुट x equals to y, क्योंकि इक्वल बोला ना उसने कहा कि भाई x और y मेरे इक्वल हैं, तो अगर x और y की मेरी वैल्यूज इक्वल हैं तो c की वैल्यू बता दो क्या है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे सर c की अगर x की वैल्यू हम y रख दें या y की वैल्यू x रख दें तो कितना हो गया, सपोज 2x प्लस y की जगह आप x रख दीजिए, ये तो आ गया c into x, तो कितना हो गया, या इसमें से आप x कॉमन निकालिए, x कॉमन निकाला तो खाली कितना बचा 2 plus c equals to x, या आपको तो c निकालना है ना, तो आप एक काम करिए cx equals to 8 minus 2x, और c कितना आपका आ गया 8 minus 2x by x। तो यही आपका सॉल्यूशन है, जरूरी थोड़ी कि 1 2 3 4 या कोई भी एक न्यूमेरिक टर्म आए वही सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। तो इस c की वैल्यू के लिए इस लीनियर इक्वेशन का ये आपकी x की वैल्यू c की वैल्यू होगी, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है लेट y वेरीज डायरेक्टली एज x। देखिए बहुत कुछ कह दिया उसने इस लाइन में, y वेरीज डायरेक्टली एज x। y वेरीज डायरेक्टली एज x का मतलब ये है कि y वेरीज डायरेक्टली एज x, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ये हमारा होता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, ये आगे चल के अपनी क्लासेस में आप पढ़ेंगे, यानी कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है, जैसे जैसे x घट रहा है वैसे वैसे y घट रहा है, ठीक। तो यानी कि डायरेक्टली मतलब उसके प्रोपोर्शनल है, उसी तरीके से वेरी कर रहा है, y वेरी डायरेक्टली
एज x, जैसे x वेरी करता है वैसे ही y वेरी करता है। x के पास 100 रुपए है, y के पास 50 रुपए है, तो डबल है, तो y के पास जैसे ही पैसे बढ़ेंगे उसी तरीके से x के पास भी पैसे बढ़ जाएंगे, डायरेक्टली वेरी कर रहा है। तो ये कह रहा है कि अगर y की वैल्यू 4 है when x equals to y की वैल्यू 12 है when x equals to 4। अब देखो उसने क्या कहा, तो इसका मतलब जो y की वैल्यू है मेरी, अगर y की वैल्यू 12 दी हुई है तो उसने कहा कि x की वैल्यू 4, यानी कि अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 12 है। ठीक, तो किस तरीके से वेरी हो रहा है ये, x की वैल्यू 4 है y की वैल्यू 12, तो क्या रिलेशन है, क्योंकि आपको उसने कहा है कि y वेरी कर रहा है जैसे जैसे x वेरी कर रहा है। तो अगर आप रिलेशन बनाकर देखें तो देखो यही तो रिलेशन बना कि अगर y की वैल्यू 12 है तो कब है 12, जब मेरी x की वैल्यू 4 है, यानी कि ये कितना हो गया 4 into 3 तो कहूंगा मैं इसको, 12 को 4 into 3 तो लिख सकता हूं, यानी कि y की वैल्यू 12 कब आई, जब आपने कहा कि 3 into x लिखा हुआ है आपका, यानी कि y इक्वल्स टू कहीं ना कहीं 3x है, तभी तो ऐसा हुआ होगा, क्योंकि जब आपकी x की वैल्यू 4 है तभी तो आपका y 12 आएगा, और ये डायरेक्टली वेरी भी कर रहा है। अब जैसे जैसे आप x बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका y बढ़ेगा, तो ये रिलेशन आपका हो गया y minus 3x equals to 0, ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई। उसका और लगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y when x equals to 5, मेनली तो ये रिलेशन ही आपको बनाना था। अब कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 5 इसमें रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 5 रख दिया तो y 5 से जा 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 15 आ गया। ठीक, तो खैर ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो इसी पर बेस्ड थे हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स। तो इस तरीके से हमारा ये पॉलिनोमियल चैप्टर फिनिश होता है। यहाँ पर हमने दोनों एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी प्रॉब्लम में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।